निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज केस का सुनवाई था, इस पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। क्या हुआ, नया डेट मिला तो क्यों मिला, आगे क्या कुछ हो सकता है। इसके अतिरिक्त और भी प्रश्नों को लेंगे, जैसे तीसरा चरण का जो काउंसलिंग प्रक्रिया उस पे चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है, नया डेट आएगा कि क्या होगा, इस पे चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त और भी जो प्रश्न होंगे, ट्विटर कैंपेन वगैरह जो चल रहा था, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र सर। तो चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। धन्यवाद सर। सर, एक जो आज सुनवाई होने वाला था सीटेट एक्ट का, सबसे पहले उसे विस्तार पूर्वक बताइए कि क्या कुछ हुआ। एक नया डेट भी मिला है 28 अक्टूबर का, तो ये नया डेट क्यों मिला, क्यों लगातार ऐसे होते हुए जा रहा है, क्यों नहीं फाइनल सुनवाई हो जा रहा है, क्या वजह है, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, ये बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सीटेट एक्ट केस जिसका नंबर है 9574/20, उस केस को जो किया गया, जिनके द्वारा किया गया है, उनका दो चीज पर उनका मेन रूप से ऑब्जेक्शन था, चैलेंज किया था उन्होंने। एक था कि सीटेट को जो एक्ट बना है, जो एनसीटी ने जो बनाया है वो गलत बनाया और दूसरी जो था वो था 2012 की नियमावली को चैलेंज किया गया है। तो पिछले जो न्यायाधीश महोदय थे अमानुल्लाह जी के जो बेंच में जो शायद 21 सितंबर को शायद उसकी बहस हुई थी और 16 और 21 को, तो उसमें अमानुल्लाह जी ने कहा था कि जो आप 2012 के नियमावली पर जो आपने चैलेंज किया है, तो पहले आप ये 2020 की जो नियमावली पर भी आपको कोई ऑब्जेक्शन है, क्या कहना है, पहले इसको क्लियर कीजिए, तब उसके बाद हम 2012 की नियमावली पर चलेंगे, उनका ये कहना था। तो जो हमारे विपक्षी जो वकील हैं, जो राजेंद्र नारायण जी, उन्होंने उसके लिए समय मांगा था, तो डेट भी पड़ा था। उसके बाद में हमें लगता है कि जो आज का जो सीटेट एक्ट का केस था, जो आज जो दिनांक जो रखा गया था, तो उसमें मुख्य रूप से जो 21 अक्टूबर को जो रखा गया था, उसमें जब आज शुरुआत हुई तो हमारे जो विरोधी जो वकील हैं माननीय राजेंद्र नारायण ने एक आईए फाइल किया है और आईए उन्होंने 2020 के जो नियमावली है उसको चैलेंज किया है और उसमें कुछ सवालात पूछे हैं। तो उसका जवाब जो है बिहार सरकार के माननीय महाधिवक्ता महोदय और हम लोगों के द्वारा जो वरिष्ठतम जो वकील हैं श्री पीके साही जी और उनके जूनियर वकील मुकेश ठाकुर जी, उसका जवाब तैयार कर रहे हैं, जवाब देंगे। और बिहार सरकार के महाधिवक्ता महोदय एजी महोदय, वो भी अपने स्तर से जवाब की तैयारी कर रहे हैं, वो जवाब देंगे। और अगली जो डेट पड़ी है वो 28 अक्टूबर को ही डेट है। 28 अक्टूबर को अपना ये जवाब ये लोग जाकर के कोर्ट में सौंपेंगे। हो सकता है कि उसके पहले ही जवाब ये लोग सौंप दे, क्योंकि उस दिन तो बहस होगी। तो इस तरह का जो चीजें हैं, इसको मैं बिल्कुल ही ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी इस केस को किया है, उनका व्यू है कि किसी तरह इसको टाल मटोल करके तीसरे चरण की काउंसलिंग तक इसको ले जाए, क्योंकि उनको भी ये लग रहा है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग होगा, अगर उसमें मेरा हो जाता है तब हम इस केस को वापस उठा लेंगे, उनका ये कहना है। और अगर नहीं होता है तो इस केस को हम फिर आगे जिस तरह से हम केस को लड़ रहे हैं उसी तरह से हम लड़ेंगे, तो उनका कहना है। इसीलिए आज की जो सुनवाई थी उसमें कोई खास नहीं रहा, एक सप्ताह का समय बढ़ा है। और जो आईए फाइल किया गया है, हमारे जो विपक्षी जो वकील हैं उनके द्वारा जो आईए फाइल किया है, उसमें सवाल पूछा गया है, उस सारा सवाल जो उनका है उसका जवाब हमारे जो वरिष्ठतम वकील है और एजी महोदय तैयार करके और वो प्रस्तुत करेंगे। फिर उसकी बहस 28 अक्टूबर को तय हुआ है। तो ये है आपका सीटेट एक्ट का मामला। क्या लगता है अगले सुनवाई में ये क्लोज होने की संभावना है कि आगे भी इसका डेट वगैरह पड़ेगा? हमें लगता है कि आगे और भी डेट जाएगा, क्योंकि इसका कारण बता रहे हैं कि आईए जब फाइल होगा, जब उसका जवाब आईए का जो जवाब
हमारे जो वरिष्ठतम वकील हैं पीके साई जी के द्वारा दिया जाएगा और एजी महोदय जी के द्वारा दिया जाएगा। तो उस आईए को भी पढ़ेंगे वो न्यायाधीश महोदय, और जब पढ़ने के बाद तब फिर उस पर बहस होगी। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 28 तारीख से भी आगे डेट जा सकती है। 28 तारीख को फाइनल होने की उम्मीद नहीं है, 28 से ऊपर माने आगे डेट जा सकती है। तो देखा जाए तो ये था आपका केस का अपडेट। अब यहाँ पे बार बार चर्चा जो चल रहा है कि तीसरे चक्र का जो तीसरे फेज का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, क्या लगता है सर? अब तो चुनाव तक तो वेट ही करना पड़ेगा जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता, यानी 12 दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, 12 दिसंबर तक तो चुनाव ही है। हमें लगता है कि 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक के बीच में तीन दिन या 4 दिन का समय रखा जाएगा, और एक डेट से दूसरे डेट के बीच में 3 दिन का गैप भी होगा, क्योंकि उसमें जो आपत्ति लेने के लिए होगा, आपत्ति लेने के बाद आपत्ति का निराकरण होगा और फिर उसको फैसला करके और उसके बाद वो एनआईसी पर अपलोड हो जाएगा। तो कहने 3 दिन का अपसेट, उसमें 3 दिन का गैप रखा गया है, गैप मांगा भी गया है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा और हम पूछना चाहेंगे इसके बारे में डीपली। आपने इससे पहले हमसे कहा था कि वहां से लेटर भेज दिया गया है, मतलब चुनाव निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया वहां से लेटर, लेकिन जब वहां से जवाब आया तो सबके सामने लेटर आया जिसमें असहमति था, और वो था आपका छठा चरण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का। आप लोग जब भी जाते थे तो प्राथमिक के लिए जाते थे, आपने कहा कि इसके लिए लेटर भेजा गया, सहमति मांगा गया है, लेकिन लेटर का जो जवाब आया है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से संबंधित है। इस पे क्या कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है, और इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ पत्रकार महोदय गए थे सचिवालय में और उन्होंने जो अपर मुख्य सचिव महोदय से उन्होंने कहा कि क्या ये जो 94,000 की जो बहाली चल रही है, क्या ये भी बहाली प्रभावित होगी, या जो स्टेट की जो बहाली छठे चरण की जो चल रही है सिर्फ वही प्रभावित होगी। तो माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय जी का कहना था कि जो बहाली जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो संचालित हो रहा है, तो जितने तरह की माने बहाली है वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा संचालित होगा, वो सारा बहाली प्रभावित होगा। इसका मतलब है कि 1 to 8 भी प्रभावित होगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि जनप्रतिनिधि में तो मुखिया भी आते हैं, ग्राम सेवक वो प्रमुख वगैरह सारे आते हैं सर, वो सारे चीज हम समझ रहे हैं सर, वो सारे चीज हम समझ रहे हैं। हम, मेरा पूछने का मतलब वो नहीं था, मेरे पूछने का मतलब ये था कि आप सभी जब सचिवालय जाते थे कि वहां से अपडेट लेके आते थे आप प्राथमिक का, आपने कहा कि इसके लिए लेटर भेजा गया है सहमति मांगने के लिए, लेकिन जवाब तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का आया है, प्राथमिक का इसका मतलब लेटर तक नहीं भेजा गया है निर्वाचन आयोग को। अब ये तो देखिए, ये तो चीज हम लोगों के सामने आपके सामने लेटर आया है सर। नहीं, ये बात जो पूछ रहे हैं, तो ये तो विभाग ने हम लोगों के सामने लेटर भेजा ही नहीं, हम लोगों ने लेटर को देखा ही नहीं। अब उन्होंने कौन सा लेटर भेजा, क्या उन्होंने ए स्टेट के लिए सिर्फ भेजा या 94,000 बहाली के लिए भेजा, ये तो क्लियर हम लोग के सामने है नहीं। तो इस पर तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो लेटर किसी ने देखा ही नहीं कि वो लेटर जो राज्य निर्वाचन आयोग को उन्होंने भेजा या नहीं भेजा, या सिर्फ स्टेट का ही भेजा, ये तो अभी तक सामने आ ही नहीं लेटर। तो उसको, इसके बारे में हम लोग अभी कैसे बता सकते हैं? लेकिन जवाब जो आया है वो स्टेट का ही है, उसमें लिखा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बारे में पूछा गया। बिल्कुल, हमें लगता है कि जवाब अगर स्टेट के बारे में ही आया है तो हो सकता है कि अब ये लोग लेटर भेजे या नहीं भेजे, अब भेजने से कोई फायदा नहीं है सर, जब एक जवाब आ गया फायदा नहीं है। हाँ, उसी समय अगर भेजे होते और ये सारी चीज हुआ होता वो अलग मैटर था, लेकिन फिलहाल उन्होंने स्टेट का ही मुझे लगता है कि भेजा गया था, जो भी बातें हों। अब यहाँ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, और इसमें एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, प्रश्न ये है कि नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। लेकिन आज का जो प्रभात खबर है, आज यानी 21 अक्टूबर 2021 का प्रभात खबर के न्यूज़पेपर में देखेंगे 4 नंबर पेज पे, मुजफ्फरपुर संस्करण में, तो वहां पे लिखा अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट की कोडिंग में और लगेगा 1 हफ्ते का समय।
यानी अभी अपलोड हो रहा है डॉक्यूमेंट, अभी क्या किया जा रहा है, अपलोड हो रहा है। और यहाँ बिहार बोर्ड से भी ये सारी चीज करने के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करने की बात कहा जा रहा है। लेकिन डेडलाइन जो दिया गया था वो 31 अक्टूबर 2021 का दिया गया था। आज है 21 अक्टूबर है, 10 दिन बचे हुए हैं। क्या आपको लगता है 10 दिन में ये जांच वगैरह हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा? जबकि अभी अपलोड आपको 407 लोगों का केवल डॉक्यूमेंट अभी अपलोड करना बाकी है, 407 अभ्यर्थियों का। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इस तरह का जो सरकार के द्वारा जो डेडलाइन दिया गया कि 31 अक्टूबर तक हर हालत में हम सर्टिफिकेट का जांच करा लेंगे, और मैं कई वीडियो में भी इस बात की चर्चा किया हूं, बताया हूं कि हमारा जो 38 जिला है, 38 जिला में लगभग अभी 12 से 13 जिले ऐसे हैं जहां की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहां पर हुआ ही नहीं अभी कोई काम। और जो ये मुजफ्फरपुर की बात बोल रहे हैं, मुजफ्फरपुर में 2007 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिसमें 1600 अभ्यर्थियों का जो फोल्डर है उस फोल्डर को कोडिंग किया गया है। कोडिंग करने के बाद उसको कंप्यूटर पर अपलोड किया जा रहा है। अब उसके बाद फिर भी 407 अभ्यर्थी का भी बाकी है, और उसके लिए ये कहा जा रहा है कि 1 आध सप्ताह और भी टाइम लगेगा। तो अभी तो ये पहला जो प्रोसेस होता है जो सत्यापन की, वो अभी तो शुरू हुई ही नहीं है। ये तो सिर्फ उसकी तैयारी की जा रही है। फोल्डर बनाना, फोल्डर को फिर उसको सूची बनाएंगे विषयवार, अभ्यर्थीवार, ईयरवार, यूनिवर्सिटी वार, या जो ये बोर्ड के, बिहार के बोर्ड, बाहर के बोर्ड, इस सब तरह का भी अलग अलग पैकेट बनेगा और विशेष दूत के द्वारा उसको भेजा जाएगा। तो अभी तो प्रोसेस ही शुरू हो रहा है, अभी जांच की प्रक्रिया शुरू कहाँ हुई है। अभी तो पैकेट बन रहा है, कोषांग का गठन हो रहा है, विशेष दूत का नाम का घोषणा हो रहा है, उसमें और भी कई तरह के बातें हैं जो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी तो सरकार की जो कहना है, सरकार ये कह रही है कि हम 31 तारीख को डेडलाइन दिया है कि हम हर हालत में कर लेंगे। कैसे होगा ये तो सोचने वाली बात। अभी तो आपका शुरुआतें हुआ, एक मुजफ्फरपुर की बात नहीं है। आपको सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, बहुत ऐसे जिले हैं, बांका, भागलपुर, कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर अभी काम शुरू ही नहीं हुआ। और सबसे पहली बात है कि अभी उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रकोप आ गया फिर से। तो बाढ़ का भी एक प्रकोप आ गया, तो बाढ़ से भी प्रभावित होगा। जैसे दरभंगा है, और उसके बाद में ये सब अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, या मधुबनी के कुछ पार्ट है। तो इस तरह का जो चीजें हैं वो सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम सर्टिफिकेट के जांच 31 अक्टूबर तक हर हालत में करा लेंगे। ये हमारी समझ की परे है, और अभी शुरुआत ही नहीं हो पाई है बहुत से जिलों में। तो टोटल सर्टिफिकेट का जांच कैसे हो जाएगा? अब देखिए सर, जहां बाढ़ वगैरह का प्रॉब्लम है वहां तो लाजमी है कि नहीं हो पाएगा, वो तो प्रॉब्लम है ही। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर नहीं हो पाएगा फिर से सरकार के द्वारा एक नया डेट दिया जाएगा? सरकार के द्वारा जो 31 अक्टूबर को डेडलाइन दिया गया है, सरकार का कहना है कि हम सभी 38 जिला के डीओ और डीपीओ को बुला करके या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आधार पर वो सारे लोगों से समीक्षा बैठक करेंगे कि आप लोगों को 31 अक्टूबर तक जो डेडलाइन दिया गया, आपने कहां तक कोई काम किया और कहां तक काम हुआ, काम अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कहां दिक्कत हो रही है, ये समीक्षा बैठक करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि समीक्षा बैठक में क्या होगा, वो सब अपने अपने डीओ साहब जो है अपनी अपनी समस्या बताएंगे। इस कारण से मेरा नहीं हुआ, इस कारण से मेरा नहीं हुआ, तो इस तरह की समस्या बताएंगे। और फिर उन सारी समस्याओं को सरकार सुनेगी और फिर एक डेट देगी कि हाँ इतने तारीख तक फिर दीजिए। तो ये तो सरकार का पुराना, आप तो पहले से भी जानते हैं कि कितने बार ये काउंसलिंग के डेट या जो मेगा सूची प्रकाशन का डेट या कई तरह के जो डेट नोटिफिकेशन का डेट, कई तरह के, ये 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार जब तक नहीं देगी तब तक ये क्लियर होता ही नहीं है। तो हमें ये लगता है कि जो जांच प्रक्रिया जो चल रही है, बहुत से ऐसे जिला हैं जहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी भी हाथ खड़े कर दिए हैं। जैसे सहरसा के, सुपौल के, मधेपुरा के 3 जिला का वहां से रिपोर्ट आया है। वहां हमारे जो अभ्यर्थी हैं गए थे वहां पर और उनसे बातचीत भी की है। उन लोग का कहना है कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र सीधे मांगिए सरकार से, क्योंकि ये जांच कराना इतना आसान नहीं है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है।
उसके बाद में आपको समस्तीपुर के जो डीओ साहब ने भी कहा है, तो अब वो समीक्षा बैठक में अगर डीओ जिला शिक्षा पदाधिकारी अगर सरकार से ये कहते हैं कि सर इतना जल्दी में ये संभव नहीं है, तो हो सकता है कि सरकार पर यह इफेक्ट पड़े। जो हम लोगों का जो डिमांड है कि हम लोगों को जो ये एफिडेविट जमा कर लीजिए, एफिडेविट लेकर के हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए चरणबद्ध तरीके से। मान लो 2 चरण का हुआ है जुलाई अगस्त का, उसको दे दीजिए, फिर दिसंबर में आप करेंगे, फिर उसको दे दीजिए, फिर आप जांच कराते जाइए, फिर अगली बार अगर आप कराना चाहते हैं जनवरी या फरवरी में, तो वो भी उसको भी फिर आप दीजिएगा। लेकिन आप फरवरी में कराइएगा, उसके चलते सबको रोक करके रखिएगा, तो ये इसमें काफी दिक्कत होगी। चूंकि ये धीरे धीरे छोटी छोटी अवधि में होगा तो बहुत कम समय में हो जाएगा, और हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो काफी हताश हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी, और जिनका काउंसलिंग होगा उनको भी मौका मिलेगा। तो इस तरह से सरकार को करना चाहिए। और इसमें ज्यादा अगर जरूरी है तो जो सीटेट और बीटेट का सर्टिफिकेट अगर आप जांच कराना चाहते हैं, अगर संभव है, QR कोड है उसमें, तो जल्दी से करा करके, लेकिन नियुक्ति पत्र देकर के स्कूल में जरूर योगदान कराइए। इसके अलावा कोई हम लोग के पास विकल्प नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सर आप बोल रहे हैं एक चीज जो मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए। जैसे में सरकार सर जो कह रहा है, अभी तक सरकार ने जो भी कहा है कि जो नियुक्ति पत्र जो है वो आपको तीसरे चक्र यानी तीसरे फेज के काउंसलिंग के बाद दिया जाएगा। आप भी ये तो सरकार ने कहा, ये आप भी जानते हैं। तो इसका वजह क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, वजह कुछ नहीं है। वजह जो है, आपको याद दिला दूं कुछ बातों को। जब माननीय जो भूतपूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय रंजीत सर ने भी एक चिट्ठी भी निकाली है, वहां पर एक चीज की चर्चा भी उन्होंने सर्कुलर में किया है कि जैसे जैसे हम काउंसलिंग कराते जाएंगे वैसे वैसे हम उनका जो है वो नियुक्ति पत्र भी देते जाएंगे और काउंसलिंग भी कराएंगे, नियुक्ति पत्र देते जाएंगे। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा या नहीं लिखित रूप से कोई दिया है कि हाँ एक बार ही सारे को काउंसलिंग करा लेंगे और सारे को वेरिफिकेशन करा लेंगे और तब जाकर के हम नियुक्ति पत्र देंगे। ऐसा कहीं उन्होंने चर्चा नहीं। कितनी बार हम लोग सचिवालय में गए हैं और उनसे हम लोग ने बात की है। उनका कहना था कि हम कई चरणों में अभी काउंसलिंग करेंगे, लेकिन चरणबद्ध तरीके से हम नियुक्ति पत्र भी देते जाएंगे, उसका हम वेरिफिकेशन कराएंगे और नियुक्ति पत्र उन्होंने तो कहा था कि 1 महीना के अंदर में हम करा लेंगे। और जितना चरणबद्ध तरीके से कराते जाएंगे, नियुक्ति पत्र देते जाएंगे, आगे काउंसलिंग भी कराते जाएंगे। तो इस तरह का अगर सरकार प्रक्रिया अपना ले तो जो चयनित अभ्यर्थी जो बैठे हुए हैं वो तो बिल्कुल उनको तो राहत मिलेगी। दूसरी चीज है कि जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ वो भी लगातार आप करते जाइए, उनको भी रोकिए मत, आप लगातार उनको भी कीजिए ताकि उनको भी मतलब चयनित होने का मौका मिले। और चयनित हो जाएंगे तो फिर उनको आप आगे आप उसको नियुक्ति पत्र देते चले जाइए, तो इससे लोड कम होगा सर। और एक बार अगर ये कह रहे हैं कि एक बार सारे लोगों को कर लेंगे फिर हम उसको ये करेंगे, तो हम पक्का आपको बता रहे हैं, हम पूरी आपको दावा के साथ कह रहे हैं कि इनको 5 बरस से कम नहीं लगेगा समय। और अगर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो भी कराना चाहते हैं अगर उससे कराते हैं या अगर एफिडेविट देकर के नियुक्ति पत्र देकर के आप जांच कराते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जरूर नियुक्ति पत्र दें और स्कूल में भेजने का काम करें, योगदान जरूर कराएं, आप सर्टिफिकेट का वेरीफाई कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र दीजिए। अगर आप ज्यादा जरूरी समझते हैं तो आप सीटेट और बीटेट का सर्टिफिकेट जांच कर लीजिए, उसमें तो QR कोड होता है, बहुत जल्दी हो जाएगा। और हमारे अभ्यर्थी जो है वो आपको एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं। तो सरकार को इसमें क्या दिक्कत हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप कराना चाहते हैं, अगर ईमानदारी से अगर कराना चाहते हैं तो आप सीटेट और बीटेट का सर्टिफिकेट जांच करा लीजिए, 1 महीना काफी है उसके लिए। और फिर आप एफिडेविट ले लीजिए सभी अभ्यर्थियों से और उसके बाद आप स्कूल में नियुक्ति पत्र देकर के योगदान करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर कराना चाहते हैं। और नहीं तो अगर टाल मटोल करके अगर आपको ले जाना चाहते हैं तो वो तो अलग बात हुआ। लेकिन आप ये बार बार कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, आप उस प्रोसेस को अपना ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं, तो क्या दिक्कत हो रही है आपको? ठीक है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है और इसमें सीनियर जूनियर का भी जब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा तो सीनियर जूनियर का भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिलहाल एक लास्ट क्वेश्चन कि जो ट्विटर कैंपेन चल रहा था उसके बारे में जाते जाते कुछ शब्दों में इसे जल्द से जल्द बखान करें। देखिए, सबसे पहली बात है कि सर कोई भी काम जब होता है
और काम होने से पहले ही अगर आपस में इस तरह का जो ये भावना जब उठ जाए कि मेरे लिए नहीं हो रहा है, हमको क्या जरूरत पड़ा हुआ है, जिसके लिए हो रहा है वो समझे, तो हम आपको पक्का बता रहे हैं कि ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह में जो हैशटैग को लेकर के कुछ हमारे संगठन के या कोर टीम के जो सदस्यों को काफी आपत्ति थी कि इसमें जो है वो पहला इसको जब ट्रेनिंग कराया गया था, जब इसको वोटिंग कराया गया था, तो 43% या 45% उन्होंने जो ये नियुक्ति पत्र जो देने की बातें कही गई थी वो हैशटैग पर हुआ था, और 23% हुआ था जो आज हैशटैग जो चला नीतीश जी का वाला जो हैशटैग था। तो कहीं ना कहीं आपस में ही कला हो गया, और कला होने का फायदा सरकार को मिलेगा। हम बार बार इस रिक्वेस्ट भी किए, सुबह में हमने रिक्वेस्ट किया कि ठीक है, अगर किसी से गलती हो गई हो हम उसके तरफ से क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप लोग इसको करिए। लेकिन यहाँ तो पता नहीं अब क्या ये लोग करना चाहता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई, सबके लिए काम होना है, काम हो रहा है। हम स्वार्थ में कभी न रहे हैं, न स्वार्थ में हम रहना चाहते हैं। हम सबके लिए काम करते हैं, तो कम से कम इस बात को समझिए। और आपस में लड़िएगा तो सरकार को बेनिफिट मिलेगा। अगर जिनका चयन हो गया उनको भी नियुक्ति पत्र नहीं मिलने जा रहा है, और जिनका चयन नहीं हुआ उनको भी काउंसलिंग नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के आपस में जो एकता होनी चाहिए, और वो एकता है ये नहीं है। जब हम लोग 5 लाख 7 लाख ट्वीट करते थे, उसके लिए पूरी तैयारी होती थी। अब धीरे धीरे खाली व्हाट्सएप पर लोग लिखेगा, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। कितना कमेंट करते हैं कि ये वीडियो में टीवी में आकर के और भाषण देने से कुछ नहीं होगा, रोड पर आप लोग उतरिए। और जो ये लिखने वाले हैं ना, ये एक दिन भी ये लोग नहीं आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन ये लोग नहीं आएगा। और जो ज्यादा अलवर लोग कर रहा है, हमको पता है ना, 2017 से हम देख रहे हैं, ये जो व्हाट्सएप पर लिख करके उसका देगा लोग, और उसका करके वहां पर आपको पूरे रन क्षेत्र में भेज देगा, और पिछले दरवाजा से लोग बैक होकर चला जाएगा। क्या मिलेगा, क्या मिला अभी तक बताइए। तो ये लोग तो केवल आंदोलन करिए, तो ये करिए, तो वो करिए। अरे भाई, आंदोलन करने का जो जितना आप लोग उत्सुकता से करते हैं, हम तो वहां टिके रहते हैं। आप लोग क्यों भाग जाते हैं? आप लोग क्यों भाग जाते हैं? आप लोग को भी तो रहना चाहिए। खाली उसका देते हैं, कहते हैं कि आप आंदोलन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। एक आंदोलन के करने के पीछे कितनी तैयारी करनी पड़ती है, क्या करना, पापड़ बेलना पड़ता है। जो कर रहा है वो जान रहा है। और आप लोगों को बुलाया जाएगा, 1 से 2 दिन खूब भीड़ रहेगा, आप कहिए कि अब गेटे तोड़ दीजिए, बस वही एगो होता है, बस गेट तोड़ ताड़ के घरे भाग जाएगा लोग। ऐसे थोड़ी होगा आंदोलन। आंदोलन में आपको करना है तो उसको वहां रहना पड़ेगा, और उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। और केवल व्हाट्सएप पर लिख करके घरे बैठ जाने से नहीं होगा। हम डेली मैसेज देख रहे हैं, ये होना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, रोड पर चलना चाहिए, तो रोड पर उतरना चाहिए। जो लिखने वाला एक भी रोड पर नहीं आता है लोग, मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ। और जो नहीं लिखता है ना, वही रोड पर आता है। यहाँ पे आपको हम रोकना चाहेंगे, समय मतलब ज्यादा हो गया है, क्योंकि एक लंबा वीडियो बन जाता है तो फिर दिक्कत होता है। और यहाँ पे एक और चीज जाते जाते हम आपको बताते चले कि एक प्रश्न आया था किसी अभ्यर्थी के द्वारा ही, बीएड से संबंधित था वो, कि उनका 45% है, उनका शायद 45 या 46% है उनका इंटर में उन्होंने बीएड किया है, और बीएड करने के बाद इंटर में उनका इतना परसेंट है, 1 to 5 में सिलेक्ट हुए हैं, तो उनके पास कॉल आ रहा है कि आप कैसे सिलेक्ट हुए हैं। तो इससे संबंधित लेटर पड़ा हुआ है। अगर इस तरह का दिक्कत हो रहा है, आपने बीएड किया है और ग्रेजुएशन में आपका 50% है, तो निश्चित रूप से 1 to 5 में आप शिक्षक बन सकते हैं। इससे संबंधित आपको ब्रिज कोर्स वगैरह करना होगा, जब नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा उसके 2 साल के अंदर। ये सारे अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।